नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी और दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने नवदुर्गाओं की प्रतीक नव कन्याओं का विधिवत पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री धामी ने दूसरी सूची में 18 पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले 20 पार्टी नेताओं को दायित्व दिए गए थे। इसी पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा अभी तक 38 दायित्व बांटे जा चुके हैं और जिन्हें भी दायित्व दिए गए हैं वह बहुत ही अनुभवी हैं और इससे विभागों में जो कार्य होते हैं उनमें भी आसानी होगी और कार्य तेज गति से हो पाएंगे। काम में आसानी होगी क्या कुछ? सबसे पहले मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज में कई दशकों से काम करने वाले ऐसे अनुभवी नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी सौंपी है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत लंबा अनुभव संजोए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इनको जिम्मेदारी देने से जहां एक और समाज की समस्याओं का समाधान करने में भी आसानी रहेगी, वहीं जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी उनको मिली है उन विभागों के काम भी बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। और ये जो सूची जारी हुई है, 20 लोगों की पहले जारी हुई है, 18 लोगों की ये दोबारा जारी हुई है। ये सभी 38 लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, समाज के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, निष्ठावान हैं और इसलिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करते उन्हें धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 46वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान देहरादून प्रदेश कार्यालय में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडा फहराया और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बड़े सौभाग्य की बात है। एक तरफ जहां भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही है, वहीं दूसरी तरफ रामनवमी का संयोग भी बना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने अपने कालखंड में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो आजादी के बाद पहली बार हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी आज करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। आज बहुत अच्छा संयोग है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और साथ में रामनवमी का पर्व भी है। और ये रामनवमी का दूसरा पर्व दूसरी बार ऐसा आया है जब भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने महल में, अपने मंदिर में रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और ये दिन हमको लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी एक यात्रा थी और उसका संकल्प था कि अयोध्या में भगवान राम जहाँ पैदा हुए वहाँ मंदिर बनना चाहिए, वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बना। हमारे विचार का ये संकल्प था कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। 3 तलाक का कानून समाप्त होना चाहिए, समाप्त हुआ। नागरिक संशोधन कार्यक्रम देश के अंदर लागू हुआ। अभी भारत के संसद में दोनों सदनों ने ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया। वक्फ बोर्ड का विधेयक भी भारत की संसद ने पास कर दिया। निश्चित रूप से ये ऐसे काम हैं, ऐतिहासिक निर्णय हैं जिसको देश की आज़ादी के बाद देश की जनता को प्रतीक्षा थी। और भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में, एनडीए के कालखंड में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में ये सभी काम अनवरत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग, परिश्रम और बलिदान के कारण आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है और भारत को आगे बढ़ाने में भी बड़ा योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनवरत रूप से चल रहा है।
जो आगे चलना है 2047 में भारत को विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में सभी भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की और रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सीएम साहब, चार धाम यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, आज ही रामनवमी है और सौभाग्य की बात देखिए, आज भगवान श्री राम अपने मंदिर में, उनका आज भगवान सूर्य किरणों से तिलक हुआ है, तो हम सबके लिए तो उत्साह का दिन है। और आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस प्रत्येक कार्यकर्ता मना रहा है। आज हर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर कमल का झंडा लहरा रहा है और आज से लेकर 13 तारीख तक लगातार हमारे संगठन कार्यक्रम चलेंगे, स्थापना दिवस के कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें हम लोग प्रत्येक जो बीजेपी का प्राथमिक सदस्य बना है, ऐसे प्रत्येक सदस्य घर पर जाकर उसके घर में कमल का झंडा हम फहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए संकल्प लेने का हम आग्रह करेंगे। और 2027 अब हमारे सामने है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम राज्य के अंदर सरकार बनाएंगे। उस दिशा को कार्यकर्ताओं को सबको लामबंद करते हुए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2016 के दल बदल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले लोग पहले ही चले जाते तो प्रदेश को कम नुकसान होता। किशोर उपाध्याय जैसे नेताओं पर भी उन्होंने तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक माहौल था, हर किसी को बोलने की आजादी थी, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा में लोकतंत्र की नई परिभाषा बताया। भाजपा में गए उन्हें नहीं दिख रही है, तो क्या कांग्रेसी भाजपा में जाकर ठगे गए हैं? भैया, जिन जो ऐसे थे जिनको कभी न कभी सूखना ही था, चले गए। अब किशोर उपाध्याय जी चले गए, अच्छा हुआ, बल्कि कुछ पहले चले जाते तो जितना नुकसान 2016 में किया उन्होंने, वो नुकसान जरा कम हो जाता। तो ये तो कोई ऐसा हो तो जाए भाजपा में। और अब हम तो चाहते हैं कुछ ऐसे लोग जब जाएंगे, जो कल्चर यहाँ था, यहाँ सब चीज़ों को उठाते थे ना, अब बराबर बातें करते थे, बयान देते थे, वो करते थे। अब जरा भाजपा में जाकर के बयान दे करके देखें, कुछ अपनी सीख जो है ये लोग जो है भाजपा में भी सिखाएं, अपने गुणों को जो है भाजपा में भी प्रसारित करें तब। और जिस दिन कुछ करेंगे उसी दिन जो है इनकी मुंडी जैसे यूँ कर मुंडी मरोड़ देंगे जो है भाजपा। लेकिन कुछ इनके जाए का असर पड़ रहा है। कुछ लोगों ने जो बातें उठाई हैं भाजपा के अंदर, जहाँ लोकतंत्र कतई नहीं था, तो ये जो लोकतंत्र आया है, जो त्रिवेंद्र सिंह के रूप में दिखाई दिया है, तो लग रहा है इन्हीं की संगत का। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर हो रही राजनीति पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार में रामनवमी के एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि देश में रामनवमी, जन्माष्टमी और ईद पर राजनीति से प्रेरित सभी पाबंदियों पर रोक लगनी चाहिए। भारत रामकृष्ण हनुमान का देश है। हिंदू तो किसी से घृणा नहीं करता, लेकिन और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि राम उनके भी पूर्वज हैं। देश में धर्म संप्रदाय के नाम पर विभाजन खत्म होना चाहिए। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर स्वामी रामदेव ने कहा कि देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। देखो, न रामनवमी पर, न जन्माष्टमी पर, न ईद पर किसी भी प्रकार की जो पाबंदियां हैं राजनीति से प्रेरित होकर के वोट बैंक के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, ये सब देश में बंद होनी चाहिए। ये भारत सनातन का देश है, राम का देश है, कृष्ण हनुमान शिव का देश है और इसमें सबका आदर है। बस एक ही बात है, कोई किसी से घृणा ना करे। हिंदू तो किसी से घृणा करता ही नहीं है। मुसलमान भी अपना ईमान, जो उसका मजहब है, पूजा पाठ है, वो तो जो भी मानना है माने। लेकिन मुसलमान को भी ये तो पता ही है कि राष्ट्र हमारा है, हमारे पूर्वज एक हैं। राम मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। ये बात अब सब मानते हैं। अब मुझे लगता है ये देश में
राम के नाम पर, कृष्ण हनुमान शिव के नाम पर, सनातन के नाम पर कुछ लोग जो एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, ये विभाजन खत्म होगा। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब के लिए समान रूप से एक संविधान, एक कानून है। भाई यदि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन ना करता तो थोड़ी दिन यहाँ बात कहते यहाँ तो हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो सिख बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो जैन बोर्ड भी बनना चाहिए। फिर थोड़े दिन में हम कहते यहाँ तो साधुओं का भी एक बोर्ड बनना चाहिए। ये कोई बात हुई? सारे देश का एक विधान, एक झंडा, एक कानून और हम एक ईश्वर के उपासक हैं। जो खिलाफत हो रही है वो अपने अपने वोट बैंक को बटोरने की, समेटने की ये सारी कवायद चल रही है। ये सब जो है पूरे बयानबाजी है, होना जाना कुछ। उधम सिंह नगर रुद्रपुर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद के दोनों सदनों में पास होने पर देश के प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी पार्टी कार्यालय पहुंची। वहां अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग भी बैनर लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के समर्थन में खूब नारेबाजी की और केंद्र सरकार का वक्फ संशोधन विधेयक पास कराने पर आभार भी जताया। वक्फ का मतलब होता है मुस्लिम समुदायों द्वारा समय समय में दान की हुई भूमि या कोई भी वस्तु, वो दान करते हुए समाज में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़े, इसलिए वो प्रॉपर्टी वो होती है। लेकिन वर्तमान के जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो उसका देखभाल की जा रही थी, वो कहीं गरीबी के लिए स्कूल नहीं बनाने का था, ना हॉस्पिटल खोलने का, ना बेवाओं को रक्षा देने का था। इमामों को तनख्वाह देती है तो सरकार देती है, हज पे भेजती है तो सरकार भेजती है। जिनका काम मुसलमानों के अंदर से गरीबी को निकालना था, वो नहीं कर पाए। इसका उदाहरण सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो कांग्रेस ने बनाई थी, कांग्रेस के द्वारा आई थी, कि इस देश में सबसे ज्यादा बुरी हालत है तो मुसलमानों की है। इतना बड़ा वक्फ होते हुए, बोर्ड होते हुए, इतनी भूमि होते हुए, तो आज तकलीफ उनको हो रही है जो या तो इसको वोट बैंक समझते हैं या वक्फ के द्वारा बेचकर उसकी भूमि को दुरुपयोग कर रहे हैं, मॉल्स बना लिए हैं, रिसोर्ट बना लिए हैं, बेच दी है, उनको तकलीफ है। लेकिन आम मुसलमान जो गरीब रह चुका है, जो अन्य अन्य जातियों में भी बटा हुआ है, महिलाओं को किस प्रकार से उसका हक मिलना चाहिए। वक्फ करते हुए एक व्यक्ति वक्फ कर दे और उसकी बहन गरीब हो, इसलिए इस पे अनेकों अनेक सुधार की चीजें हमने रखी हैं और वो जनता को स्वीकार है, इसलिए हमारा स्वागत हो रहा है। संशोधन अधिनियम ये मुस्लिमों के विरुद्ध नहीं, मुस्लिमों का अब तक का सबसे बड़ा सुधार है कि वक्फ यानी दान की भूमि के आधार पर जो एक तुष्टीकरण के आधार पर एक बहुत बड़े कॉकस के द्वारा इतनी बड़ी संपत्तियों का अर्जन किया गया और उन संपत्तियों के अर्जन में गैर कानूनी संपत्तियों का अर्जन किया गया, चाहे किसी की निजी संपत्ति है या सरकारी है या गांव की है, केवल वक्फ ये घोषित कर दे ये संपत्ति हमारी है और उस आधार पर वक्फ की संपत्ति हो जाए। सबसे बड़ी बात है वक्फ की जो घोषणा है, वक्फ के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। ये कैसा न्याय है कि भारत में न्यायालय के प्रति सबका सम्मान है और उसके बावजूद वक्फ के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। ये संशोधन हुआ है, वक्फ के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है और जिस प्रकार से 10 लाख एकड़ से अधिक की संपत्ति वक्फ ने इकट्ठी की है और उनके द्वारा नगर निगम के कार्यालय को वक्फ का कह दिया जाता है, ताजमहल को वक्फ का कह दिया जाता है, यहाँ तक संसद भवन को वक्फ का कह दिया जाता है। निश्चित रूप से कांग्रेस के शासनकाल में तुष्टीकरण के कारण से एक बहुत बड़ा अनियमितता जो विशेष रूप से मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम बच्चों के हितों के विरुद्ध थी, एक संशोधन हुआ है और ये मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा सुधार है। तुष्टीकरण समाप्त करते हुए वक्फ का नियमन होगा और वक्फ के द्वारा ऐसे जो गैर कानूनी गतिविधियां की जा रही थी, लोगों की जमीनें हड़पी जा रही थी। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
कुछ ही सप्ताह बाद शुरू होने जा रही चार धाम यात्रा को हरित यात्रा बनाने को लेकर तैयारियां की गई हैं, जिसमें से एक कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उठाया गया है। चार धाम यात्रा के रूटों पर चार्जिंग पॉइंट तैयार किए गए हैं। साथ ही गाड़ी की चार्जिंग के दौरान यात्री सुगम, सरल और सुविधाजनक समय बिता सके, इसके भी प्रबंध किए गए हैं। अधिक जानकारी देते हुए देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग के लिए हरित चार धाम यात्रा का मतलब है कि चार धाम यात्रा में ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल्स आए। तो उसमें ई वाहन के लिए आप बोल रहे थे क्या? देखिए, हमारे सीएम साहब ने भी ये कहा है कि इस बार की यात्रा हम ग्रीन यात्रा बनाना चाहते हैं। ग्रीन यात्रा से अभिप्राय ये है कि यात्रा से कम प्रदूषण हो और कम से कम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हो। जहाँ तक परिवहन विभाग का सवाल है, हमारे लिए ग्रीन यात्रा का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल हमारे यहाँ पर आएँ और जो दूसरे व्हीकल आएँ उनसे गंदगी ना हो, उसके लिए डस्टबिन को प्रमोट करना। जहाँ तक ई व्हीकल का सवाल है, पिछली बार जो टूरिज्म का डाटा है वो उनका जो अनुमान है उसके अनुसार 1,30,000 प्राइवेट वाहन आए थे और उनके द्वारा पूरे चारधाम यात्रा पर चले, उससे जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण हुआ। इस बार हम लोग आशा करते हैं कि लगभग 20 से 30% ई व्हीकल आए, जो आम लोग लेकर आए। उनको चार्जिंग करने के लिए हमारे पास पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। ऐसे 36 स्थान हैं जहां पर लाइव चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध हैं। इन चार्जिंग स्टेशंस पर हमारे पास फास्ट चार्जिंग गन्स हैं, जिसमें 45 से 60 मिनट के अंदर गाड़ी को रिचार्ज किया जा सकता है। जहां तक इनकी लोकेशन का सवाल है, तो ये चारधाम यात्रा रूट जो कि हरिद्वार या रुड़की से शुरू होता है, हमारे चार्जिंग स्टेशन में भी रुड़की में भी हैं, हरिद्वार में भी हैं, ऋषिकेश में भी हैं, फिर टिहरी के अंदर, उत्तरकाशी में, फिर ऊपर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, हर जगह हमारे चार्जिंग स्टेशन है। और वो ऐसे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि हर 100 से 125 किलोमीटर तक एक चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। और जहाँ तक इनको चार्जिंग स्टेशन कराने के स्थानों का सवाल है, वो हम लोगों ने GMVN के गेस्ट हाउसों में कर रखा है, जहाँ पर कि पर्याप्त तरीके से स्थान है जहाँ गाड़ी को पार्क किया जा सकता है। साथ में चार्जिंग करते वक्त जो हमारे लोग हैं वो वहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे GMVN है, कुछ ऐसे दर्शनीय स्थलों पर भी हैं जो कि आम तौर पर लोगों को पता नहीं होते। तो जब वो गाड़ी चार्ज करेंगे, रुकेंगे, तो ऐसे कई स्थान देखेंगे जिससे हमारा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा जो नॉर्मल गाड़ियां आ रही हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, वो इधर उधर गंदगी ना करें, पॉलीथीन ना फेंकें, उसके लिए डस्टबिन कंपलसरी कर दिया गया है। हमारी चेक पोस्ट पे इस चीज़ की भी चेकिंग होगी कि सारी गाड़ियों के अंदर एक डस्टबिन हो जिसमें लोग कूड़ा डालें, और जब वो डस्टबिन को वहीं खाली करें जहाँ पर उन्हें बड़ा कूड़ादान मिले। तो पूरी यात्रा हम स्वच्छ चाहते हैं और इसके साथ साथ परिवहन सेवा, हमारी सुलभ परिवहन सेवा, सुरक्षित परिवहन सेवा और आरामदायक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में विशेष महत्व रखने वाली श्री केदारनाथ यात्रा इस वर्ष 2 मई से शुरू होने जा रही है। बाबा केदार के दर्शन को लेकर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा और प्रगति की जानकारी लेने हेतु संस्कृति एवं भाषा विभाग के सचिव तथा केदारनाथ यात्रा के प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत ने केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें जो हमारे गढ़वाल के 6 ज़िले हैं वो मुख्य रूप से उनकी आय सृजक गतिविधियाँ होती हैं। आय का संसाधन भी होता है और हम अपने प्रदेश को यात्रियों के लिए खोलते हैं। इस बार क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल फोकस दिया जा रहा है चारधाम यात्रा में, उसी को लेके एडवांस तैयारियों को देखने के लिए राज्य स्तर से अधिकारी विभिन्न धामों की और विभिन्न यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं ताकि कोई कमी न छूटने पाए और यात्रियों को एक सुगम और उनकी सफल यात्रा हो, उसके साथ साथ वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं यात्रा का।
उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन इस बार यात्रा से पहले एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष पद जनवरी से खाली पड़ा है। अजेंद्र अजय का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब तक नया अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना अध्यक्ष के बीकेटीसी चारधाम यात्रा कैसे संचालित करेगा। यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन नेतृत्व की कमी चिंता का विषय है। जिस तरीके से अभी बीकेटीसी का भी एक मामला सामने आ रहा है कि जो वर्तमान सीईओ हैं वो भले ही अपने उस पद के लेवल के भी नहीं है, वो जो है एसीपी का लाभ कर्मचारियों को दे रहे हैं, जबकि वहाँ पे एक बोर्ड फैसला लेता है या फिर अध्यक्ष उसमें फैसला लेता है। ये तो सीईओ है, ये कैसे फैसला ले रहे हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली भाजपा में चिराग लेकर भी कोई बीकेटीसी के अध्यक्ष के लिए मुफीद कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कार्यकाल बीकेटीसी के अध्यक्ष का बहुत पहले समाप्त हो चुका है, वो पद रिक्त चल रहा है। ऐसे में ना उसको सेवा विस्तार दिया गया है पुराने अध्यक्ष को, और इस वक्त जो सीईओ है वो अपने सत्ता का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वो फैसले ले रहा है जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है। उस फैसले को लेने के लिए बोर्ड ही अधिकृत है। एसीपी उसने कर्मचारियों को, अधिकारियों को दे दिया है, जिसके लिए वो कहीं से कहीं तक उसको पावर्स नहीं है। और जब अध्यक्ष नहीं होता, उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड एक सामूहिक फैसला लेता है, वही लागू होता है। लेकिन यहाँ पर ना बोर्ड बैठक बुलाई गई है, ना बोर्ड के बाकी सदस्यों से कोई रायशुमारी की गई है। अपने ही स्तर पर सीईओ फैसला ले रहे हैं, जो कि कितना मान्य होंगे और कितना अमान्य, ये भविष्य। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रही इस पावन पवित्र यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। शीतकालीन के बाद एक बार फिर से अब चारों धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। देखिए, लगातार सारे विभाग इसमें बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करें, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस है, और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट हैं, सब लोग बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। और जो रास्ते हैं आपको पता बिल्कुल इसमें ठीक हैं। और बर्फ़, जैसे केदारनाथ में बर्फ़, वहाँ पे अब लगातार लेबर काम कर रही, बद्रीनाथ में भी आप बर्फ़ है अभी, लेकिन वो लगातार मुझे लगता है आने वाले समय में अप्रैल में थोड़ा टेम्परेचर हाई होगा तो बर्फ़ मुझे लगा 10 और 15 अप्रैल के बीच पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी और कम से कम रास्ता जाने आने के लिए योग्य हो जाएगा। और जगह जगह जहाँ सड़कें, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट जो हैं लगे काम, पीडब्ल्यूडी हैं और दूसरे अदर डिपार्टमेंट है जो इस कार्य को देखते हैं, वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों जिले के हमारे जिलाधिकारी महोदय भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दर्शन होंगे सभी श्रद्धालुओं, कोई भी किसी को दिक्कत आने की इस बार। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनवी न्यूज। नमस्कार।